नमस्कार स्टूडेंट, गुरुग्राम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज चैट 5 में आपका स्वागत है। हम बीएड द्वितीय वर्ष की क्लासेज के अंदर बीएड का जो विषय है समावेशी शिक्षा का निर्माण, उसका अध्ययन कर रहे हैं। तो समावेशी शिक्षा के पाठ्यक्रम के बारे में हमने पहले शुरुआती वीडियो में देख लिया था कि किस प्रकार का पाठ्यक्रम है, कि समावेशी शिक्षा किस प्रकार से बच्चों को देनी है, उसके लिए क्या पाठ्यक्रम होना चाहिए, उसका मूल्यांकन किस प्रकार से होना चाहिए। ये सारे जो टॉपिक्स हैं इस यूनिट के अंदर डिवाइड कर रखे हैं 5 यूनिट के अंदर। तो इसमें हमने जो 1 नंबर यूनिट थी उसको हमने कंप्लीट कर लिया। तो अब तक जो यूनिट हुई है, 1 यूनिट है, 1 इकाई है, वो कंप्लीट हो चुकी है, जिसके अंदर हमने टॉपिक देखे थे समावेशी शिक्षा की प्रस्तावना, अर्थ और उसके सिद्धांत, उसके प्रतिमान, उसका महत्व भी देखा था। तो इस प्रकार से जो पहला टॉपिक था वो समावेशी शिक्षा का अर्थ, प्रस्तावना, महत्व, सिद्धांत, उसकी सिद्धांतों पर समावेशी शिक्षा कार्य करती है और उसके प्रतिमान क्या है। तो प्रतिमान के अंदर अपने 7-8 प्रतिमान जो देखे थे, इसमें अपने जिस प्रकार से परोपकारी प्रतिमान है या फिर मानवाधिकार प्रतिमान है, उसी प्रकार से हमने फिर दल शिक्षा प्रतिमान देखा था। इस प्रकार से हमने जो प्रतिमान देखे थे उसी आधार पर हमने आगे जो देखा था कि इसके अंदर हमने समावेशन और अक्षमता देखा था कि अक्षमता होने से या डिसेबिलिटी होते हुए किस प्रकार से उस डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग समावेशन किया जा सकता है, शिक्षा के अंदर उस अक्षमता का समावेशन किया जा सकता है। अर्थ यही है कि अक्षम बालकों को किस प्रकार से समावेशी करते हुए उनको शिक्षा दी जाए। अलग अलग प्रकार की क्षमताएँ थी, शारीरिक अपंगता थी, दृष्टि दोष था, श्रवण दोष था, मानसिक मंदता थी। उसी प्रकार से हमने देखा था कि जो अधिगम अक्षमता होती है, लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, उसके बारे में भी अध्ययन किया था। इस प्रकार से हमने 2 नंबर टॉपिक था इसका जो इकाई का, उसको पूरा किया था। और इसके साथ ही हमने इसी में ही किया था कि जो विशेष शिक्षा है, समेकित शिक्षा है, इंटीग्रेटेड शिक्षा है और जो इंक्लूसिव एजुकेशन है या इंक्लूसिव शिक्षा है, समावेशी शिक्षा है, इन तीनों में अंतर क्या है। यानी कि विशेष शिक्षा, समेकित शिक्षा और समावेशी शिक्षा में अंतर क्या है, ये हमने देखा था। जिसके अंदर विशेष शिक्षा के बारे में हमने देखा था कि विशेष शिक्षा विशेष बालकों के लिए विशेष पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग होती है। इसी प्रकार से समेकित शिक्षा आंशिक रूप से अक्षम बच्चों को अपने अंदर समावेशन करती है, पूर्ण समावेशन नहीं करते। कुछ विद्यालयों के अंदर इस प्रकार की सुविधा दी जाती है जिसके अंदर कि वो सामान्य बालकों के साथ अध्ययन कर सकते हैं। तो वो एक आंशिक और समावेशन होता है, लेकिन जो समावेशी शिक्षा है वो पूर्ण रूप से बच्चों का समावेशन करती है। ये अंतर हमने मुख्य रूप से देखा था। इसी के आधार पर हमने शिक्षा के अधिकार को भी पढ़ा था। शिक्षा के अधिकार के अंदर हमने 4-5 वीडियो बनी थी, जिसके अंदर हमने डिटेल के अंदर शिक्षा के अधिकार के तहत 7 अध्यायों के अंदर 38 जो उसकी धाराएँ हैं उसको हम अलग अलग अध्याय के अकॉर्डिंग पढ़ा था। जिसके अंदर हमने मेन बात ये समझ में आई थी कि इसके अंदर अक्षम बालकों को भी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है और उसके लिए भौतिक सुविधाएँ और उसके लिए ज़्यादा साधन उपलब्ध करवाए जाएँ। 6 से 14 तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए, जिसके अंदर उसके लिए मूल अधिकार का अनुच्छेद 21 संविधान के अंदर अनुच्छेद 21A के तहत जो प्रावधान किया गया। फिर मूल कर्तव्य के अंदर भी जोड़ा गया, विभागों को दायित्व दिया गया कि बच्चों को शिक्षा ग्रहण करें। और अनुच्छेद 45 भी यही कहता है कि जो राज्य सरकार है या सरकारें हैं वो क्या है, इसके लिए नियम बनाएगी, निर्देश बनाएगी, जिससे कि नीति बनाएगी, जिससे कि बच्चे 6 से लेकर के 14 तक के जो बच्चे हैं वो शिक्षा प्राप्त कर सकें। इस आधार पर हमने इसमें 3 टॉपिक अपने मुख्य रूप से 3 सब यूनिट थी जो अपनी कंप्लीट कर ली आज तक।
जिसके अंदर समावेशी शिक्षा का अर्थ सिद्धांत प्रस्तावना हो गई, जिसके अंदर सिद्धांत हो गए, प्रतिमान हो गए, और उसके अंदर अक्षमता और समावेशन हो गया, डिफरेंट हो गया जहाँ विविधताएँ हो गई विशेष शिक्षा के अंदर, समेकी शिक्षा के अंदर और समावेशी शिक्षा के अंदर। फिर अपने शिक्षा के अधिकार को पढ़ा था समावेशी के संदर्भ में कि समावेशी शिक्षा के अंदर किस प्रकार से शिक्षा का अधिकार सहायक है और शिक्षा के अधिकार को क्रियान्वयन करने के लिए समावेशी शिक्षा किस प्रकार से लाभदायक है। तो इस प्रकार से हमने इस प्रकार के एक यूनिट हमने आज तक कंप्लीट कर ली थी। अब जो यूनिट नंबर 2 है जिसके अंदर हमने कुछ आयोग या पॉलिसीज पढ़ेंगे जो कि इसके लिए समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देती है। इस प्रकार से हमने सबसे पहले जो इसका शिक्षा का अधिकार है उसके अंदर अपने यहाँ समावेशी शिक्षा के अंदर तो सबसे पहले जो अनुशंसा आई है जो आपके अकॉर्डिंग यूनिट 2 में जो पहला टॉपिक है भारतीय शिक्षा आयोग 1964-66। तो भारतीय शिक्षा आयोग 1964 से 66 तक का था जो उसके अंदर किस प्रकार से समावेशी शिक्षा की अनुशंसाएँ की गई हैं, क्या क्या सुझाव दिए गए हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले तो हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये शिक्षा का जो भारतीय शिक्षा आयोग है वो है क्या। इसको कुठारी आयोग भी कहते हैं। कुठारी आयोग क्यों कहते हैं? क्योंकि एक शिक्षाविद थे दौलत सिंह कुठारी जो कि यूजीसी के चेयरमैन रहे थे सन 1961 से लेकर के सन 1974 तक। यूजीसी के जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, विश्वविद्यालय आयोग है, उसके चेयरमैन रहे थे और उस चेयरमैन में को रहते हुए उन्होंने एक आयोग बनाया था जिसके वो कमेटी के सदस्य थे या कमेटी के भी चेयरमैन थे। उसी के नाम के आधार पर उन्होंने इस आयोग का नाम कोठारी आयोग पड़ा और उसी में ही लगभग इस कमेटी ने अपने विचार विमर्श करके 2 अक्टूबर 1964 के अंदर 1600 पेज की एक रिपोर्ट तैयार की, रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसको हम जिसमें आज आधुनिक शिक्षा की जो बात की गई है वो बात की गई थी। तो इस प्रकार से इसमें जो मेन बातें जो सुझाव आते हैं समावेशी शिक्षा के अकॉर्डिंग या फिर किस प्रकार की शिक्षा पद्धति होगी जो +2 पद्धति है या फिर अपने अब जैसे शिक्षा नीति नहीं आ रही 2020 है तो उसके अंदर कुछ शिक्षा नीति के अंदर चेंज हो रहा है तो वो किस प्रकार से चेंज होगा कि उसमें 5+3+3 कर दिया उसने और उसके बाद इसी आधार पर 4, 5, 3, 3 और 4 कर दिया। इसी आधार पर क्या है इन्होंने भी जो रिपोर्ट दी थी उसमें समावेशी शिक्षा के सुझाव दिए गए थे। तो समावेशी शिक्षा के अंदर हमने कुछ सुझाव हम पढ़ेंगे कि क्या क्या सुझाव अपने समावेशी शिक्षा के अकॉर्डिंग दिए। सबसे पहले तो अपने कहते हैं कि इसका पाठ्यक्रम का विकास होना चाहिए, अपडेट होना चाहिए। समावेशी शिक्षा ने के रूप में उन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम को टाइम से टाइम समयबद्ध रूप से अपडेट होता रहना चाहिए और इसके अकॉर्डिंग ही हमें क्या है शिक्षा देनी चाहिए। जिस प्रकार की जरूरत है पाठ्यक्रम में उस प्रकार के प्रकरणों को शामिल कर लेना चाहिए। तो सबसे पहले है इसके सुझाव जो संशय की पाठ्यक्रम सुधार जहाँ पर तो इनका इसमें देख सकते हैं कि उन्होंने कहा था कि पाठ्यक्रम का सुधार समय से होना चाहिए, समय अनुसार प्रत्येक वर्ष उसका अवलोकन होना चाहिए और किस प्रकार का पाठ्यक्रम हो इसका विचार विमर्श करके आवश्यकता अनुसार समयबद्ध रूप से समय के अनुसार समय की डिमांड के अनुसार पाठ्यक्रम में चेंज होता रहना चाहिए। दूसरी बात इसने कही थी विकलांग बालकों के लिए शिक्षा। तो अपने कोठारी आयोग इसको लिख सकते हैं यदि अपने कोठारी आयोग है तो अपने कोठारी आयोग भी अपने इसको कहते हैं तो कोठारी आयोग भी इसको लिख सकते हैं। तो ये सुझाव अपने पढ़ रहे हैं, संशय पढ़ रहे हैं
इसमें अपने पहले पढ़ेंगे कि पाठ्यक्रम सुधार। तो उन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम का सुधार समयबद्ध रूप से होता रहना चाहिए और समय के अनुसार जिस प्रकार के अक्षम बालक हैं उनके लिए भी कुछ प्रावधान होना चाहिए, कुछ अपने जो सामान्य बालक हैं उनके लिए पाठ्यक्रम होना चाहिए और प्रतिभाशाली बालक हैं उनके लिए भी पाठ्यक्रम के अंदर ध्यान रखा जाना चाहिए। दूसरा है विकलांग बालकों के लिए शिक्षा। उन्होंने जैसे अपने सामान्य शिक्षा के अंदर कहा है विकलांग बालकों को शामिल किया जाए, उसी प्रकार से जो भारतीय शिक्षा आयोग 1964 के अंदर इस प्रकार की अनुशंसा की गई थी कि विकलांग बालकों के लिए भी शिक्षा होनी चाहिए। तो विकलांग बालकों के लिए शिक्षा, तो विकलांग बालकों के लिए शिक्षा है जिस प्रकार सामान्य शिक्षा में कहा गया है कि विकलांग बालकों को शिक्षा मिलनी चाहिए, सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा मिलनी चाहिए, उसी प्रकार से उस समय बात 1964-66 की है, उस समय भी इस आयोग में जो कोठारी आयोग था या भारतीय शिक्षा आयोग था उन्होंने अनुशंसा की थी कि विकलांग बालकों के लिए भी शिक्षा होनी चाहिए। उनके लिए सामान्य बालकों की भांति योग्यता क्षमता रखते हैं और इनकी योग्यताओं का उपयोग राष्ट्र हित और समाज हित में भी होना चाहिए। इस प्रकार से उसको शिक्षा देके जो उसकी योग्यता एबिलिटी है उसका उपयोग है वो समाज के लिए और राष्ट्र के लिए वो इस प्रकार की बातें होनी चाहिए। उनके लिए आत्मविश्वास पैदा करना, उनको गौरवान्वित करना, आत्मगौरव रूप से उसको प्रभावित करना, ये सारा कार्य है वो समग्र शिक्षा के अकॉर्डिंग ही हो सकता है और समग्र शिक्षा का प्रावधान है इसके अंदर किया गया था। तो आत्मविश्वास और आत्मगौरव का विकास करना इस प्रावधान के अंदर कहा गया था, इस रिपोर्ट के अंदर कहा गया था कि बच्चों को जो अक्षम बच्चे हैं, विकलांग बच्चे हैं, उनको शिक्षा दी जाए जिससे कि वो अपना जो सहयोग है राष्ट्र के नाम दे सके, समाज के नाम दे सके। और इस प्रकार का जब सहयोग देंगे तो आप अपने आप को आत्मविश्वास रूप से पूर्ण मानेंगे और अपने आप को आत्मगौरवान्वित भी मानेंगे। इस प्रकार से वो उनका जब सहयोग रहेगा वो शिक्षा प्राप्त करेंगे, समाज में सहयोग करेंगे, राष्ट्र में सहयोग करेंगे, तो वो अपने आप को विकलांग अनुभव नहीं करेंगे जिससे कि वो आत्मविश्वास पैदा हो जाएगा। दूसरा है समेकित विद्यालयों की स्थापना। तीसरा पॉइंट अपने देखें तो समेकित विद्यालयों की स्थापना। जिस प्रकार से हमने शिक्षा का अधिकार दिया था उसके बाद आरटी 2009 आया था, उस समय से पहले ही जब इसकी कमेटी की रिपोर्ट आई थी उसमें भी ये बात कही गई थी कि समेकित विद्यालयों की स्थापना होनी चाहिए। सिर्फ आज़ादी के कुछ सालों बाद ही जो रिपोर्ट दी गई उसके अंदर भी इस प्रकार की बातें होनी शुरू हो गई थी, जिस पर कि आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि उस समय क्या अनुभव कर रहे होंगे वो, किस प्रकार से पॉलिसी बनाई उन्होंने, किस प्रकार की कमेटी की रिपोर्ट उन्होंने दी। तो समेकित विद्यालय की स्थापना से था क्योंकि जो अपने समेकित विद्यालय है तो उनको समावेशी विद्यालय के रूप में माना जाता था। तो आज हम उसका डिफरेंस मानते हैं कि समेकित विद्यालय है तो उसमें सभी स्कूलों को शिक्षा दी जाए। हालांकि उसमें जो समेकित विद्यालय है उसमें कुछ विद्यालय ही समेकित विद्यालय की स्थापना का अर्थ है कि तो ऐसे विद्यालय स्थापना की जाए जिसके अंदर अक्षम बच्चे और सामान्य बच्चे साथ साथ अध्ययन कर सकें। तो आज के अनुसार हम यदि समेकित विद्यालय के अंदर कहें तो समावेशी विद्यालय के अकॉर्डिंग ही हम उसको मान सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने समावेशी विद्यालयों की स्थापना की बात की थी। तो समेकित विद्यालयों की स्थापना के रूप में उन्होंने समावेशी विद्यालयों की स्थापना की बात ही कही थी, क्योंकि समेकित विद्यालय में उन सभी छात्रों को शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए जो किसी कारण से विकलांग है, अक्षम है, अपवंचित वर्ग से। इन सभी छात्रों को सामान्य छात्रों के साथ शिक्षा प्रदान करनी चाहिए और उनसे उनको अपनी क्षमता, सामाजिक नीति का ज्ञान न हो। ये सभी विशेषताएं समेकित विद्यालय और समावेशी विद्यालयों से संबंधित है। हालांकि अपने इसमें डिफरेंस करते हैं, लेकिन इसमें डिफरेंस इतना है कि उसमें आंशिक रूप से किया। अब जब RT 2009 आया, शिक्षा का अधिकार आ गया, कुछ बातें नई आयोग और नई रिपोर्ट आई, तो उसने समेकित का मतलब अपने सभी सामान्य विद्यालयों के अंदर ही सभी बच्चों को शिक्षा करने का अधिकार दे दिया, चाहे वो किसी प्रकार की क्षमता रखता है, चाहे वो वंचित वर्ग का है।
लेकिन उस समय जो था तो इसी को ही सोचने के विद्यालय के अंदर ही अक्षम बच्चों को शिक्षा देने की बात कही गई कि ये अक्षम बच्चे हैं, अपवंचित बच्चे हैं, जो क्या है सामान्य बातों के साथ शिक्षा ग्रहण करेंगे। तीसरी बात है स्वयंसेवी संगठनों का सहयोग। स्वयंसेवी संगठनों का सहयोग। जिस प्रकार से समावेशी विद्यालयों के अंदर बात कही गई है कि हमें समावेशी विद्यालयों के अंदर बच्चों के विकास के लिए समावेशी जो सहायक संगठन होते हैं उनका सहायता लेनी चाहिए, उनको उनके अकॉर्डिंग उनको सहायता लेकर के हम समावेशी अक्षम बच्चों को शिक्षा प्रदान करें। तो इसी प्रकार की बात बुखारी आयोग ने भी कही थी कि समावेश शिक्षा व्यवस्था के लिए समावेश संगठनों की सहायता के लिए सुझाव दिया, क्योंकि इन क्षेत्र में प्रारंभ से वर्तमान तक स्वयं संगठनों के कार्य को आगे बढ़ाया है और विद्यालय में भी स्वयंसेवी संगठनों के संपर्क करके अक्षम और अपवंचित छात्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति की सहायता मिलेगी और सर्वांगीण विकास संभव हो सकेगा। तो हमें इन समावेशी संगठनों का सहयोग लेना है और इन्हीं संगठनों का सहयोग करना भी है, क्योंकि ये संगठन इस प्रकार के समावेशी संगठन होते हैं बिना सहयोग के चल नहीं पाते। इनको हम आर्थिक रूप से या फिर अपने सहायक रूप से सहयोग करेंगे तो ही ये अक्षम बच्चों के लिए कार्य कर पाएंगे। यदि इनके लिए आर्थिक रूप से समर्थता होगी, शारीरिक रूप से समर्थता होगी तो ही वो अक्षम बच्चों को सहायता दे पाएंगे। तो इनका सहयोग लेना और देना दोनों जरूरी है। तो इनके लिए सभी संगठनों का सहयोग जरूरी है जिससे कि अक्षम बच्चों को शिक्षा दी जा सके। प्रशिक्षण की व्यवस्था, नेक्स्ट पॉइंट है 5वां, प्रशिक्षण की व्यवस्था। इस प्रकार की व्यवस्था है, इसके अंदर कहा गया है कि छात्र विद्यालय में विकलांग अक्षम मान स्तर के होते हैं तो उन छात्राओं की प्रतिभा से संपन्न भी होते हैं, तो कुछ निम्न स्तर के होते हैं, कुछ ऊपरी स्तर के होते हैं। इनके लिए योग द्वारा प्रशिक्षण शब्द का प्रयोग किया गया। आशय यह है कि प्रत्येक छात्रा को उसकी योग्यता आवश्यकता के अनुसार प्रशिक्षित किया जाए, उसके योग्यता कौशल प्रशिक्षित किया जाए ताकि वो क्या है अपने जीवन निर्वाह कर सके, अपने जीवन का विकास कर सके और आत्मनिर्भर बन सके। तो उनकी उसकी योग्यता के अनुसार प्रशिक्षित किया जाए, उसमें कुछ न ऐसा स्किल का विकास किया जाए ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके। तो प्रशिक्षण की व्यवस्था उसके अंदर की गई है। पुनरावास की व्यवस्था, पुनरावास की व्यवस्था, इसके अंदर अपने कह सकते हैं इस प्रकार से समाज शिक्षा की विशेषताएं पड़ी थी। समाज शिक्षा के अंदर बच्चों को पुनर्वास के लिए सहयोग किया जाता है। बच्चे समाज में रह करके बच्चे अपना जीवन, बच्चे बड़े होकर के जब अपने समाज में रहेंगे तो एक प्रकार से प्रशिक्षण व्यावसायिक कौशल दिया जाए जिससे कि वो समाज में पुनर्वास हो सके। इसी प्रकार की पुनर्वासता की बात इस आयोग ने भी की है। उसने कहा है कि सामान्य रूप से सामाजिक जटिलता के कारण समाज के कुछ वर्गों के बालक बालिकाएं अपने आप को हीन समझने लगते हैं और आयोग ने सुझाव दिया कि शिक्षा व्यवस्था इस प्रकार की होनी चाहिए कि समाज में ऐसे बालक बालिकाओं की पुण्य प्रतिष्ठा और पुनर्वास की स्थिति हो सके या पैदा हो सके और इसके लिए समाज विद्यालयों में समान शिक्षा का प्रावधान होना चाहिए। तो जिस प्रकार से अक्षम बच्चे हैं उनके अंदर हीनता की भावना का विकास हो सकता है, वो कुंठित हो जाते हैं, तो वो उनका कहने का मतलब है कि समाज विद्यालयों की स्थापना होगी, शिक्षा की व्यवस्था होगी तो वो आत्मनिर्भर बन के समाज के अंदर पुनर्वास की स्थिति में आ जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है समेकित कार्यक्रमों की व्यवस्था। समेकित कार्यक्रमों की व्यवस्था। समेकित कार्यक्रमों का मतलब इंटीग्रेटेड कार्यक्रमों का अर्थ यही है कि
कि इसके अंदर इस प्रकार के कार्यक्रम दिए जाएं या व्यवस्थित किए जाएं विद्यालय के अंदर, जिसमें कि बालक सामाजिक रूप से एक दूसरे से घुल मिल सके। विद्यालय के अंदर इस प्रकार के कार्यक्रम किए जाएं कि उस सामान्य जो बालक हैं, अपोजित बालक एक दूसरे के मिलकर कार्य कर सकें, और वो बालक है बाहर जाकर भी इस प्रकार के कार्यक्रम में शामिल करवाया जाए, उसको किया जाए, ताकि वो समाज के बारे में जानकारी ले सके। तो वो विद्यालय से बाहर भी संपन्न होनी चाहिए। जो सामायिक कार्यक्रम है विद्यालय में भी हो सकते हैं, विद्यालय से बाहर भी हो सकते हैं। और इन विद्यालयों के इन कार्यक्रम के अंदर इन बच्चों को भाग लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए, जिससे कि वो समाज के अंदर रह करके अपने आप को आत्मनिर्भर और सामाजिक रूप से अपने आप को उत्तरदायी मान सके कि मेरी भी कोई भूमिका है समाज निर्माण के अंदर, मैं भी समाज के लिए कार्य कर सकता हूँ। तो विकलांग और वंचित दलित वर्ग के प्रति सद्भावना उत्पन्न होगी और समाज में के प्रति न्याय प्राप्ति होगी। दूसरी ओर विद्यालय शिक्षा का मार्ग प्रशस्त होगा। तो जो बच्चे सामान्य बच्चे हैं वो दूसरों के अक्षम बच्चों के प्रति सहानुभूति भी रखेंगे, उनके लिए सहायता करेंगे, उनके उसको कार्य करने में सहयोग करेंगे, तो वो आपस में भी घुल मिल कर भी अब कार्य करेंगे। तो इन समेकित कार्यक्रमों के अंदर ही इन बालकों के अंदर क्या है आत्मनिर्भरता आएगी और आपस में सामाजिकता की भावना पैदा होगी। तीसरा, शिक्षा के अवसरों की समानता। इसके अंदर 8 नंबर पॉइंट अपने लिखें। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, शिक्षा के अवसरों की समानता। जैसा कि शिक्षा के अधिकार के अंदर भी कहा गया था कि सभी बच्चों को शिक्षा के लिए समान अवसर उपलब्ध होने चाहिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए समान अवसर होने चाहिए। तो चाहे वो अक्षम बालक है, चाहे वो सामान्य बालक है, तो उनको सभी को अधिकार है कि वो शिक्षा प्राप्त कर सकें। इसी प्रकार से तो शिक्षा के लिए समान अवसर की जो बात की गई है वो इस रिपोर्ट के अंदर कही गई है कि अक्षम बच्चों को और सामान्य बालकों को शिक्षा प्राप्त करने का समान रूप से अधिकार है और उसकी योग्यता के अनुसार उसको इस प्रकार की सुविधाएं मिलनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है अनुदान की व्यवस्था। अनुदान की व्यवस्था यदि हम देखें तो समेकित विद्यालय हैं या समावेशी विद्यालय हैं, इस प्रकार से विद्यालयों को भी अनुदान की व्यवस्था होनी चाहिए। बच्चों को भी, जो अक्षम बच्चे हैं उनको भी अनुदान की व्यवस्था होनी चाहिए। विद्यालयों में समावेश बनाने के लिए धन की आवश्यकता होती है, तो इस आधार पर आयोग ने इस प्रकार की संस्थाओं विद्यालयों के लिए अनुदान की सुविधा देने का सुझाव दिया है। क्योंकि इन बच्चों को जब हम समेकित विद्यालय बनाएंगे तो उसके लिए सभी प्रकार के साधन उपलब्ध करवाने पड़ेंगे, उस प्रकार की भौतिक सुविधाएं उपलब्ध करवानी पड़ेगी। तो उन्होंने सुझाव दिया कि इस प्रकार के विद्यालयों को अनुदान की व्यवस्था दी जाए सरकार की तरफ से, ताकि वो इस प्रकार की भौतिक सुविधाओं के को पूरा कर सके। फिर है इसके आगे पॉइंट है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था। तो इस आयोग ने रिपोर्ट दी थी, उसमें कहा गया कि शिक्षा की जो व्यवस्था होनी चाहिए वो गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए, जिससे कि बालक है शैक्षिक शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा कर सके और उसके लिए अपना जीवन यापन के रूप में आत्मनिर्भर हो सके। तो गरीब और दलित वर्ग के लिए बालक बालकों को शैक्षिक सुविधा प्रदान करने के लिए संकेत दिया था, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होनी चाहिए। इसी प्रकार से हम देखते हैं विद्यालय की सुविधा भी हो, विद्यालय का भवन सुधार हो, व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाए, इस प्रकार से प्रशिक्षण दिया जाए उनको, इस प्रकार की बातें हैं। आगे है प्रतिभावान बच्चों की पहचान। यदि अपने पॉइंट आउट करना चाहें तो ये है प्रतिभावान बच्चों की पहचान।
तो समेकित जो विद्यालय है या इस आयोग की रिपोर्ट है उसके अंदर कहा गया है कि समेकित विद्यालय के अंदर आपने वंचित बच्चों को 12वीं शिक्षा की व्यवस्था कर ली, लेकिन इससे मतलब ये नहीं कि आप वंचित बालकों की शिक्षा की व्यवस्था करोगे। जो बालक प्रतिभाशाली है उनकी भी पहचान की जाए, उनकी भी सुविधाओं का ध्यान रखा जाए कि जो प्रतिभावान बालक हैं कहीं वो पिछड़ न जाए, उनको उस प्रकार की जो एबिलिटी के अकॉर्डिंग शिक्षा न प्राप्त कर पाए, इस प्रकार की बातें इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से प्रतिभावान बच्चों की पहचान करके उसके लिए शिक्षा की सुविधा करना और उनका अक्षम बच्चों के प्रति सहयोग लेना, ये बातें भी इसके अंदर आती हैं। आगे है प्रौढ़ शिक्षा। भारतीय शिक्षा आयोग के अंदर जो प्रौढ़ शिक्षा की बात भी कही गई है कि अपने जो समग्र शिक्षा के अंदर पढ़ा था कि ऐसे जो बालक हैं या ऐसे बालक जो विद्यालय की या शिक्षा की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए हैं और वो क्या है अब उनकी एज शिक्षा से जो अपने जो बालकों के अकॉर्डिंग वो बड़े हो चुके हैं, एज के अकॉर्डिंग बड़े हो चुके हैं, तो वो शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास करना चाहिए, उनको प्रौढ़ शिक्षा के रूप में आगे लाना चाहिए ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके, वो भी शिक्षा प्राप्त कर सके। इस प्रकार से हमने इस भारतीय शिक्षा आयोग के अनुशंसाएं या कोठारी आयोग की जो अनुशंसाएं पढ़ी हैं कि पाठ्यक्रम में सर्वोदय सुधार होना चाहिए, विकलांग बच्चों के लिए भी शिक्षा होनी चाहिए, समेकित विद्यालय की स्थापना की जाए, स्वयंसेवी संगठनों का सहयोग करना चाहिए और इस प्रकार से शिक्षण जो प्रशिक्षण की व्यवस्था हो, ट्रेनिंग की व्यवस्था हो, व्यवसायिक कौशल की व्यवस्था हो ताकि बच्चे हैं जो अपवंचित बच्चे हैं या पिछड़े हुए बच्चे हैं वो क्या है अपने आप को आत्मनिर्भर बना सके। पुनर्वास की व्यवस्था, सामाजिक पुनर्वास की व्यवस्था हो सकती है, व्यवसायिक पुनर्वास की व्यवस्था हो सकती है, समेकित कार्यक्रम की व्यवस्था। इस प्रकार के विद्यालय के अंदर, विद्यालय से बाद में इस प्रकार के कार्यक्रम जिस प्रकार से हमने बाल सभा है या कुछ खेल सहगामी गतिविधियां हैं या समाज के इस प्रकार के जो सामूहिक कार्यक्रम होते हैं इनके अंदर बच्चों को शामिल किया जाए ताकि बच्चे घुल मिल करके एक दूसरे का सहयोग करना सीखें, सामाजिक रूप से आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करें, सामाजिक रूप से एक दूसरे को पहचानने का प्रयास करें। इसी प्रकार शिक्षा के अवसरों की समानता की बात की गई है कि सभी के लिए, चाहे अक्षम बालक है चाहे सामान्य बालक है, उनके लिए शिक्षा के समान अवसर में समानता होनी चाहिए। अनुदान की व्यवस्था होनी चाहिए। विद्यालयों के अंदर जो समेकित विद्यालय होते हैं उनको अनुदान की व्यवस्था हो ताकि वो अपनी भौतिक सुविधाओं को पूरा कर सके। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होनी चाहिए, बच्चों के योग्यता और उसकी क्षमता के अकॉर्डिंग शिक्षा होनी चाहिए। प्रतिभावान बच्चों की पहचान करके उसको आगे बढ़ने का मौका दिया जाए, इस प्रकार की बातें इसके अंदर कही गई है। तो इस प्रकार के प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था के अंदर भी बात कही गई है कि इसके अंदर ऐसे बालक जो अपनी एज से बड़े हो चुके हैं और शिक्षा की मुख्य धारा से हट गए हैं उनको भी शिक्षा की मुख्य धारा में लाया जाए, उनको भी शिक्षित किया जाए। इस प्रकार से हमने भारतीय शिक्षा आयोग के अनुशंसाओं का अध्ययन किया। कल हम एक नए टॉपिक के साथ कल आएंगे और तब तक के लिए धन्यवाद।